बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली ग्रीन फॉर यूट्यूब चैनल। प्यारे किसान भाइयों, धान के ऊपर फंगल और बैक्टीरियल बीमारियों के हवाले से आज की मेरी वीडियो है। एक एक बीमारी की तफसील और साथ ही उसका इलाज। इसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ रिकमेंड करूँगा, इनके इंग्रेडिएंट भी आपके साथ शेयर करूँगा। इनके ट्रेड नेम के मार्केट में ये किन किन नामों से मिलेंगी और उसके अलावा इसकी कितनी डोज़ इस्तेमाल होगी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप देख सकेंगे। सबसे पहले हम राइस ब्लास्ट के हवाले से बात करें तो ये एक फंगल डिज़ीज़ है। मुंजी की एक लाइफ पीरियड में किसी भी टाइम सूटेबल माहौल मिलने पर यह हमलावर हो सकती है। इसके मेजर सिम्टम्स पत्तों पर ही देखने को मिलते हैं। पत्तों के ऊपर अगर ये हमलावर हो तो ये लीफ ब्लास्ट कहलाता है। गांठों के ऊपर अगर ये हमला करे तो नोड ब्लास्ट कहलाता है। और मुंजर का और तने का जोड़ जहाँ होता है, जिसको हम गर्दन कहते हैं, यहाँ पे अगर इसका हमला हो तो निक ब्लास्ट कहते हैं। आम तौर पे जब इसका अटैक होता है पत्ते पे तो लंबूतरी शक्ल के नोकदार आँख की शक्ल के मुशाबा इसके निशानात देखने को मिलते हैं। डार्क ब्राउन हिसार के अंदर ग्रे वाइट कलर का धब्बा होता है और ये धब्बे आहिस्ता आहिस्ता फैलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं तो पत्ते को कम्प्लीटली ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो बुरी तरह मुतासर होता है और पौधा अपने लिए खुराक जो है वो तसल्ली से तैयार नहीं कर पाता है। नोड की अगर बात करें तो देखें, जहाँ गांठें होती हैं वहाँ भी इसका हमला होता है। डार्क ब्राउन फंगस वहाँ पे देखी जा सकती है और वाटर सॉकेट सिम्टम्स होते हैं। ये यहाँ पे दो नुकसान होते हैं इस बीमारी के। एक तो खुराक की तरसील मुतासर हो जाती है और दूसरा किसी भी टाइम हवा चलने पर यहाँ से पौधा टूट जाता है। नेक ब्लास्ट जो है, यानी कि गर्दन के ऊपर अगर इसका हमला होता है तो वहाँ भी ये वाटर सॉकेट सिम्टम्स देता है और डार्क ब्राउन रंग का फंगस होता है। अब अगर तो मूंजर में दूध बन गया और उस टाइम पे अगर इसका हमला होता है तो दाने पिचके हुए लागर होते हैं, और अगर दूध बनने से पहले हमला हो जाता है तो फिर मूंजरें खाली रह जाती हैं। तो ये हमारी ईल्ड के ऊपर तकरीबन 40 से लेके 80% तक नुकसान कर सकता है। तो इसकी तदारक के लिए या इसके इलाज के लिए एक तो ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टिबोकोनाजोल का मिक्सचर है, दूसरा अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल का मिक्सचर है, और तीसरे नंबर पे आइसोप्रोथियोलिन प्लस प्रोपिकोनाजोल का मिक्सचर है। ये तीनों कम्बिनेशन जो मैंने बताई हैं ये इंतहाई ज़बरदस्त काम कर रही हैं। अब ये ट्रेड नेम इनके क्या हैं? मार्केट में जो ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टिबोकोनाजोल है, ये नटीवो के नाम से बायर ने दिया है। इसकी एक्चुअल डोज़ अगर तो नॉर्मल अटैक है 90 ग्राम पर 100 लीटर पानी इस्तेमाल होगा, और अगर शदीद अटैक है तो 64 ग्राम के 2 पैकेट पर 100 लीटर पानी इस्तेमाल होगा, तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफिनोकोनाजोल ये मिस्टर टॉप के नाम से सजिंटा ने दिया है, और एजोमाइड सुपर के नाम से सनग्रो तहफ़्फ़ुज़ ने दिया है, जेम स्टार के नाम से सनक्राप ने दिया है, कैप स्टार के नाम से अली अकबर डीजेसी ने दिया है, और फाइनर के नाम से ICI और दीगर कंपनियों ने इसे दिया है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो रिकमेंड डोज़ है वो 200 ml फ़ी एकड़ है, यानी 100 लीटर पानी, और अगर शदीद अटैक हो तो ये 300 ml तक भी 100 लीटर पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरी कम्बिनेशन की तरफ। इसमें आइसोप्रोथियोलिन के साथ प्रोपिकोनाजोल का कम्बिनेशन है। ये पिकासो के नाम से फर्टी साइंस ने दिया है और जाफ़र ग्रुप ने भी इसे किसी ट्रेड नेम के साथ दिया है। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे रिजल्ट बनाता है। इसके अलावा आप खाली प्रोपिकोनाजोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटिनल के नाम से सनक्राफ्ट ने दिया है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंतहाई मौसर प्रोडक्ट हैं इस डिज़ीज़ के लिए। अब आते हैं शीथ ब्लाइट की तरफ। देखें, एक पौधा अगर आपके सामने रखा हो पैडी का, इसके तने के साथ से जब एक पत्ता अलग होता है
तो उसका कुछ हिस्सा तने के ऊपर लिपटा होता है। उस जोड़ के नीचे जो पत्ता तने के ऊपर लिपटा होता है उसको शीथ कहते हैं। आम तौर पे इस बीमारी के सिम्टम्स इस हिस्से पर नज़र आते हैं, इसलिए इसको शीथ ब्लाइट का नाम दिया गया है। या इसके शुरू में जो सिम्टम्स हैं वो मुड की तरफ से चलते हैं, यानी कि पानी का लेवल जहाँ पे होता है वहाँ से इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और तने के ऊपर की तरफ आते हैं, और शिद्दत इख्तियार करने पर इसके सिम्टम्स पत्तों के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। इसके सिम्टम्स डार्क और लाइट ब्राउन दोनों कलर में होते हैं और मिक्स होते हैं, लाइक जैसा कि किसी कपड़े के ऊपर दो कलर की स्याही डाल दी जाए तो दोनों फैलते फैलते आपस में मिक्स हो जाएं, इस तरह के कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें लाइट ब्राउन कलर भी होता है और डायरेक्ट ब्राउन कलर भी होता है, बादल की तरह मिक्स धब्बे होते हैं, और ये मुड की तरफ से शुरू होता है और पत्ते तक आता है। आमतौर पे ये बाहर की साइडों पे शुरू होता है। एक्चुअल ये बीमारी लास्ट टाइम की है, लेकिन सूटेबल माहौल मिलने पर किसी वक्त भी ये हमलावर हो सकती है। इससे भी फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो काफ़ी सारा मुतासर होता है। इस गर्ज़ के लिए भी सेम इंग्रेडिएंट जो मैंने बताए हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो बीमारी डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो स्टेम रॉट है। देखिए, स्टेम रॉट का जो मामला है इसका ताल्लुक़ ज़मीन के स्ट्रक्चर के साथ बड़ा गहरा है। बहुत सारे इलाकों में ये डिज़ीज़ नहीं भी होती है, लेकिन कहीं पे शिद्दत इख्तियार करती है। इसमें मुड और तना डार्क ब्राउन कलर का होता है और ये गलना शुरू कर देता है। ऊपर खुराक की जो तरसील है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसके रीज़न में हर वक्त ज़मीन में पानी का खड़ा रहना, हिबस गर्मी का बढ़ जाना। हम फार्मर्स अक्सर एक गलती करते हैं कि 20-25 दिन के बाद हमें ज़मीन को कम से कम इतना सोका ज़रूर देना चाहिए कि हमारी ज़मीन में दरारें ना फटें, लेकिन उसको एक दफ़ा सोका देना चाहिए। वक्तन फ़ौक्तन ज़मीन को सोका देते रहना चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक बेहतरी रहती है। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जब आपने लास्ट नाइट्रोजन का डोज़ देना है 38 से 45 दिन पे, कोशिश करें वहाँ पे डायरेक्ट यूरिया का सोर्स इस्तेमाल ना करें। वहाँ पे आप स्लो रिलीज़ फार्मूला यूज़ करें, आप अमोनियम सल्फेट यूज़ कर लें, कैन गोरा यूज़ कर लें, ये बेहतर होंगे बजाय यूरिया का सोर्स इस्तेमाल करने के। अगर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी में 8 से 10 किलो अगर पोटाशियम भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी बेनिफिटली हो सकता है। इसके लिए आप अगर आपकी फसल का कद बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ है तो आप डायरेक्ट मैंकोज़िब यूज़ कर सकते हैं, फोलियर में इसके अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं। इसके अलावा आप थायोफिनेट मिला सकते हैं साथ में, या फोस्टाइल मिला सकते हैं, या साइमिचिंग अली अकबर का एक प्रोडक्ट है, ये फोस्टाइल और मैंकोज़िब का कम्बिनेशन है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा आप दीगर इंग्रेडिएंट्स जो मैंने पहले डिस्कस की हैं, जिनमें ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन टिबोकोनाज़ोल, ज़ॉक्सिस्ट्रोबिन टिबोकोनाज़ोल, प्रोपिकोनाज़ोल, इन प्रोडक्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनके भी अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्राउन लीफ स्पॉट को। देखिए, ब्राउन लीफ स्पॉट जो है ये पत्तों के ऊपर शुरू में डार्क ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं और ये बैज़वी शक्ल के होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता जब फैलाव लेते हैं तो इनके दरमियान में भी ब्लास्ट के सिम्टम्स की तरह वाइट ग्रे कलर ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। ब्लास्ट और ब्राउन लीफ स्पॉट के सिम्टम्स में जो डिफरेंस है वो मैं तस्वीर में भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ब्राउन लीफ स्पॉट के धब्बे हैं वो बैज़वी शक्ल के होते हैं और जो ब्लास्ट के धब्बे हैं वो नुकीले नोकदार होते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस है इसमें। इसी तरह का एक और भी डिज़ीज़ है जिसको लीफ स्ट्रीक कहते हैं। लीफ स्ट्रीक भी सेम इसी तरह के सिम्टम्स छोड़ता है, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं तस्वीर में आप लोगों को समझाने के लिए दिखा देता हूँ। ये भी डार्क ब्राउन के धब्बे ही बनते हैं पत्ते के ऊपर। अब लीफ ब्राउन स्पॉट और लीफ स्ट्रीक के जो सिम्टम्स हैं इसमें फ़र्क सिर्फ ये आता है कि लीफ स्ट्रीक के धब्बे तादाद में ज़्यादा होते हैं और साइज़ में छोटे होते हैं, जबकि
ब्राउन लीफ स्पॉट के जो सिम्टम्स हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं और तादाद में थोड़े होते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है। और इनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, जो मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, प्रोडक्ट्स बताए हैं, उनकी क्वांटिटी बताई है, उस मिकदार से उस हिसाब से आप यूज़ करके इनको भी काबू में कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट्स की तरफ। अब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट दो मामले हैं, लेकिन मैं इनको एक ही गिनता हूँ। ये मुख्तलिफ़ औकात में भी हमलावर हो सकते हैं और अक्सर तो ये आजकल इकट्ठा भी हमलावर हो जाते हैं। मतलब एक ही टाइम में आपको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को देखने को मिलेगा, एक ही टाइम में पैनिकल ब्लाइट देखने को मिलता है। पैनिकल ब्लाइट पे अगर मैं बात करूं तो पैनिकल ब्लाइट कहते हैं मुंजर के जलसाओं को। इसमें जो दाने हैं मुंजर के वो खाली होते हैं और ब्राउन कलर में तब्दील हो जाते हैं और ये हमेशा सीधे खड़े रहते हैं, इसमें झुकाव नहीं आता, क्योंकि इसमें दाने नहीं बनते। दाने बनेंगे, वज़न बढ़ेगा तो झुकाव होगा, तो इसलिए ये खाली मुंजर होते हैं, तो ये सीधे ही खड़े रहते हैं। और इसके अलावा लीफ ब्लाइट जो है इसके सिम्टम्स भी काबिल गौर हैं। इसमें आम तौर पे ये टलियों की शक्ल में भी देखने को मिलता है। नोक की तरफ से पत्ता डायरेक्ट बर्न होना शुरू होता है, इसमें पीलापन नहीं आता। इसके जले हुए जो पत्ते हैं वो देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे सूखी हुई पराली, बिल्कुल सेम कलर ऐसा ही होता है। दूसरा, इसमें मेजर फ़र्क ये होता है कि जहाँ पे इसका अटैक नहीं है, पत्ता खुला हुआ चौड़ा होता है, जो हिस्सा मुतासर हो चुका है वहाँ पे ये बर्न होने के बाद स्ट्रॉ बनना शुरू हो जाता है, गोल पाइप बनना शुरू हो जाता है। तो आम तौर पे ये देखने में पत्ता नज़र नहीं आता, स्ट्रॉ नज़र आते हैं या स्टिक नज़र आती हैं या तीले नज़र आते हैं देखने को, इस तरह का सिम्टम्स होता है। तो इनमें खनखनाहट होती है, ये वाटर सॉकेट होते हैं, खुश्क होते हैं, ठीक है। ये फ़र्क है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में और पैनिकल ब्लाइट में। तो अटैक ये एक ही टाइम पे भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इनके तदारक के लिए कुछ केमिस्ट्री अलग होगी, इनमें आपको बैक्टीरियल प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे और साथ में फंजीसाइड प्रोडक्ट भी यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छी बात है आप कॉपर टाइप की चीज़ों का पैनिकल स्टेज के ऊपर इस्तेमाल ना करें, और मजबूरी हो तो फिर कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आप फंजीसाइड साथ में यूज़ करते हैं तो वो बेनिफिटली होता है। इसमें फेमस प्रोडक्ट जो है वो कोसाइड है FMC का। आप किसी भी फंजीसाइड के साथ मिला के इनको स्प्रे में ला सकते हैं। और इसके अलावा एक Z1 के नाम से नई केमिस्ट्री है फर्टीसाइंस के पास, ये आप किसी भी फंजीसाइड के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा कासोमिन के नाम से एक प्रोडक्ट है अरिस्टा क्राफ्ट साइंस का, ये भी किसी फंजीसाइड के साथ मिला के कर सकते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सपोर के नाम से प्रोडक्ट है एक फार्मा का, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी फंजीसाइड के साथ। अब किसी भी फंजीसाइड का मतलब टिबोकोनाजोल अज़ाक्सिस्ट्रोबिन है, या निटिवो ले लें, मिस्टर टॉप ले लें, एजोमाइड सुपर ले लें, जो भी आपको मिल जाता है उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप किसी भी इस तरह के प्रोडक्ट को जब इकट्ठा करते हैं, इनकी मखसूस क्वांटिटी किसी एक डब्बे में 10 मिनट के लिए महलूल बना के रख लें। 10 मिनट तक अगर महलूल अपनी असली हालत तक बरकरार रहता है तो आप बिला झिझक इनको मिला के स्प्रे करें, और अगर महलूल फट जाता है तो फिर आप इनको अलग-अलग इस्तेमाल करें। इनके साथ किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र, इज़ाबियान या बोरान, पोटाश टाइप की चीज़ें या NPK मिलाने की कोशिश ना करें। वो फर्टिलाइज़र हमेशा अलग होते हैं, फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड के साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों को ज्वाइन कर लें, कंसल्टेंसी सर्विस के लिए रब्ता कर सकते हैं इंतहाई माकूल फ़ीस के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।